नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में जैसा कि पता है डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर हम मौजूद हैं, जिसको डॉक्टर अंबेडकर नाम से जाना जाता है। भारत की बात नहीं करूंगा मैं, ये विदेशों में भी फेमस है, एक स्थल बन चुका है, तीर्थ स्थल। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज 6 दिसंबर है। जैसा कि पता है हर 6 दिसंबर को बाबा साहब का पुण्यतिथि मनाया जाता है। पूरे भारत में लोग उन्हें याद करते हैं, उनके संघर्षों को याद किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो देहांत हुआ 6 दिसंबर सन 1956 को दिल्ली में, तो आज यहाँ पर 6 दिसंबर है। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम किया गया। लोग श्रद्धांजलि बाबा साहब को दे रहे हैं, श्रद्धा का सुमन अर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच में इसी वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश सर। तो हम सर से बातचीत करेंगे। आखिर में सर का जो हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, लगातार इनको जो है बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया गया। क्यों किया गया है तो हमें नहीं पता, फिर भी बहुजन समाज में निष्पक्ष तरीके से काम लगातार कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए लगातार अपने घरों से मेहनत करते हुए सड़क पर नज़र आते हैं, गांव में नज़र आते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। और सर आज का जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस, तो क्या कुछ कहेंगे आप आज के लिए? ये ब्लैक डे नहीं है, ये गोल्डन डे है देखा जाए तो। हालांकि दुख लगता है लोगों को कि आज के दिन हमारे बीच से बाबा साहब गए। बुद्ध के बाद इस दुनिया में मानवता के लिए सबसे बड़े पैमाने पे जो काम किया वो बाबा साहब ने किया। इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई उसमें सभी में जान माल की बहुत हानि हुई, लेकिन बाबा साहब इस दुनिया के अकेले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सारे अधिकार प्राप्त भी कराए, लेकिन किसी एक चिड़िया की जान को भी नहीं जाने दिया। तो इसलिए बाबा साहब यूनिक पर्सनैलिटी और मोस्ट टैलेंटेड पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया है, क्योंकि बाबा साहब की क्रांति, बाबा साहब के काम और नेताओं से अलग थे। तो ये इसलिए दुख मनाते हैं कि भाई आज हमारे बीच से बाबा साहब चले गए, लेकिन ये किसी व्यक्ति का दुनिया से जाना ये ब्लैक डे नहीं होता, ये गोल्डन डे होता है। क्योंकि बाबा साहब जिस दिन पैदा हुए वो हमारा गोल्डन डे नहीं है, उस दिन तो तमाम कितने लोग पैदा हुए, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए मसीहा, हमारे लिए भगवान जब बने, जब उन्होंने हमारे लिए काम करना शुरू करा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितनी ऋतुएं आए, कितने सीजन आए, कितनी फसलें आए, कितने जीव आए, कितने लोग चले गए, लेकिन किसी ने हमारे समाज की तरफ नहीं देखा था, बहुजन समाज की तरफ। लेकिन अकेले बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति आए, उन्होंने उस समय की परिस्थिति पर अध्ययन किया और अंग्रेज़ों के जो उस समय जो दौर था उस पर स्टडी करने के बाद में ये देखा कि अगर मैं अपने एफर्ट्स जो है मैं समाज हित में लगा दूं तो अंग्रेज़ों को से सहारा लेकर के बहुत से कानून बनवा करके मैं इस समाज को मानवता वाले अधिकार दिला सकता हूं। तो हमारे लिए ये आज गोल्डन डे है, ये ब्लैक डे नहीं है, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब के द्वारा किए गए पूरी ज़िंदगी के जितने भी काम थे वो असम्बल हुए। अगर जन्म देखा जाए तो बाबा साहब का जन्म आज के दिन हुआ था, क्योंकि आज के दिन सारे कर्म उनके इकट्ठे होकर के वो फिर चलने लगे। जैसे मैं बताया करता हूँ, एक व्यक्ति इतना काम करता है कि उसकी चर्चा शमशान घाट तक होती है, किसी की शमशान घाट के बाहर तक होती है, किसी के महीने 2 महीने होती है, किसी के साल 2 साल होती है। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे लोग थे, ऐसे लोग होते हैं बहुत से लोग काम करने वाले, जिसके कर्मों की चर्चा जो है जन्मों जन्मों तक होती है, हज़ारों साल तक होती है। तो इस जैसे बुद्ध की आज चर्चा आज भी है, तो इसलिए आज के जो दिन था वो बाबा साहब का जन्मदिन के रूप में हम उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और लोग जो हिंदूवादी लोग हैं वो उसको देहांत मानते हैं, पुण्यतिथि मानते हैं। हम इसको परिनिर्वाण, मतलब जो मौत को भी मात दे दे, दैट इज़ परिनिर्वाण को प्राप्त करा हुआ व्यक्ति माना जाता है। तो सर जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लगातार से एक संघर्ष रहा है कि बाबा साहब ने हमेशा से, बाबा साहब का बचपन भी बहुत ही कठिनाइयों में बीता और बाबा साहब ने कितनी कठिन परिस्थिति में रहकर पढ़ाई उन्होंने की वो तो उनको पता था, लेकिन बाबा साहब हमेशा से चाहते थे, उन्होंने पढ़ाई बाहर से विदेश से पढ़ के आए। उन्होंने चाहा कि हम एक ऐसा, जब हमको मौका मिलेगा समाज का काम करने के लिए, उनको मौका मिला भारतीय संविधान लिखने के लिए। उन्होंने संविधान में लोगों को राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए। लेकिन आज क्या है कि आज जो दलित समाज है या ओबीसी समाज है या आदिवासी समाज है या बैकवर्ड समाज है या फिर माइनॉरिटी की बात अगर हम कर ले, तो इनके ऊपर संविधान लागू हुए 1950 को भारत देश आज़ाद होगा पूरे तरीके से, लेकिन आज भी इनके ऊपर जो एट्रोसिटी का मामला है, डिस्क्रिमिनेशन का मामला, भेदभाव का मामला ख़त्म होने का क्यों नहीं नाम ले रहा है?
देखिए, इसकी वजह ये है कि बाबा साहब ने जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सौंपा तो ये कहा, और संविधान के अंदर संविधान सभा में पार्लियामेंट में भी डिबेट करके इस बात को कहा, अपने वक्तव्य में कहा कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत में खोट है तो वो गलत साबित होगा। संविधान कितना ही ख़राब क्यों ना हो, अगर नीयत साफ़ है लागू करने वाले लोगों की तो वो अच्छा साबित होगा। तो संविधान तो हम नहीं कहते, पूरी दुनिया के जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, लॉयर हैं, बड़े बड़े जूरिस्ट हैं, उन सब ने ये कहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकतंत्रात्मक जो संविधान है वो भारत का संविधान है। आप देखें, पाकिस्तान में मुसलमानों के पास इतने अधिकार नहीं हैं जितने भारत के अंदर मुसलमानों को भारत के संविधान में मिले हुए हैं। तो अगर इसको खतरा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो ये संविधान जिनके हाथ में है, जो सत्ता में है, उनकी वजह से है। इसीलिए साहब कांसेराम ने कहा कि जब तक उन लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी, उनके हाथ में संविधान रहेगा, इसका लागू ठीक से नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने कहा था, अगर आपने इसको ईमानदारी से लागू कर लिया तो आप इस दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। आज जो अमेरिका, चीन जो ऊपर जा रहा है, इसकी जगह पे आप भारत होता। भारत पहले भी सोने की चिड़िया के रूप में रहा है। तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों की मनसा में खोट है। इसीलिए साहब कांसेराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई कि आपके हाथ में आपकी सत्ता होगी, आप संविधान को लागू करेंगे, और जो लोग संविधान का विरोध करते हैं उनका विकास करने का काम संविधान भी करता है और बहुजन समाज पार्टी भी करेगी। और सर, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात आ गई, अब मानवर साहब ने पार्टी का निर्माण किया, उन्होंने पार्टी को बनाया, और पार्टी बनाने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश का कमान उन्होंने संभाला। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात किया जाए, देश ही नहीं विदेश भी जानता है कि मायावती जी का जो शासन रहा है सबसे बढ़िया उन्होंने मेंटेन करके दिखाया कानून को। अब ये जो हम पार्क में अम्बेडकर पार्क में आज खड़े हैं, तो बहन मायावती जी ने इस पार्क को बनाया। उसके बाद लोग लगातार टिप्पणियाँ करते रहते कि मायावती जी ने शिक्षा पर काम नहीं किया, पत्थरों में उन्होंने पैसा फूंक दिया, बर्बाद कर दिया। देखिए, ये एक सांस्कृतिक विभाग अलग से होता है गवर्नमेंट के पास। उस विभाग का उत्तर प्रदेश का केवल 1% पैसा बहन जी ने खर्च किया है, 600 करोड़ रुपया। और उसके बाद देखा जाए तो आज वो क्या ना, अमेरिका आगरा में जो है ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये स्मारक है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये तो एक तरीके से महापुरुषों का ये मैसेज भी है, और साथ में गवर्नमेंट के पास में इससे रेवेन्यू भी आता है। एक बात ये। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहन जी ने पत्थरों में पैसा लगा दिया, अरे आप लोग पत्थर की बात बाहर से करते हैं, हाथी की बात करते हैं आप, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि हाथी की गैलरी से गुजर के जब आप जाते हैं तो आगे किसका फ़ोटो लगा हुआ है, आगे किसके स्टैचू लगी हुई है, आगे बुद्ध की लगी हुई है, फूले की लगी है, साहू की लगी है, ओबीसी समाज के सभी महापुरुषों की लगी है, एससी समाज के सभी महापुरुषों की लगी है। उसके बारे में आप बात नहीं करते। आप एक छोटा सा आप देखिए, बीजेपी अब राम मंदिर की बात कर रही है। वो राम की मूर्ति लगाएगी 10 फीट ऊंची, 20 फुट ऊंची, लेकिन आप इतना बड़ा मंदिर आप क्यों बना रहे हैं? तो जब आप किसी का आप स्टैचू लगाते हैं, आपकी किसी में आस्था होती है, तो आपको उसके लिए बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। अगर ऐसा होता फिर तो लाल किला भी नहीं बनता, और भी ये बिल्डिंग्स नहीं बनती। तो ये लोग जो है पत्थर कह करके समाज को बरगलाते हैं, लेकिन पत्थर से अंदर जो जाकर के क्या क्या चीज़ लगी हुई हैं, जिन्होंने उनकी व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम किया, मानवता की व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया। क्यों? शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। और वो ये नहीं, क्यों? अगर वो कह देंगे भाई ज्योतिबा फूले के अंदर स्टैचू लगी हुई है, तो लोग पूछेंगे भाई कौन है ज्योतिबा फूले, तो पता चलेगी कि 5000 साल से जिन लोगों को वो शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको शिक्षा का अधिकार अंग्रेज़ों से संघर्ष करने के बाद ज्योतिबा फूले ने दिलाया। तो ऐसा इसलिए ये लोग जो है ना पत्थर चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर जो चीज़ लगी हुई हैं उसके बारे में नहीं बताते। सर, लास्ट सवाल रहेगा कि अभी 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद तेलंगाना में चुनाव होने से पहले बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 0 सीट वहाँ पर निकली। मध्य प्रदेश में 2 सीट पिछली बार थी, वहाँ पर 0 हो गई। तो राजस्थान में 6 सीट थी, वहाँ पर 2 सीट हो गई। तो लगातार अब बहुजन समाज के लोग ही कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे विलय हो रहा है, क्योंकि लगातार जो पदाधिकारी हैं वो कभी गाँव में नहीं जाते, कभी दुख सुख में नहीं जाते गरीबों के। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसे इसमें कितनी सच्चाई है? इसकी सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि बहन जी के
जो आदेश हैं उनको हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं माना। मैं बहन जी के साथ मैंने बहुत मीटिंग करी है, मैं अकेला भी बैठा हूँ, काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई है। बहन जी हर बार कहती हैं कि भाई कैडर के आधार पर कार्यकर्ताओं को तैयार करके संगठन बनाओ। जिसके पास संगठन नहीं होगा वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, इसीलिए साहब कांसीराम जी ने संगठन बना करके कांग्रेस से सत्ता छीन ली। आज उस संगठन पे सबसे ज़्यादा काम जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है। आप रोड पे दौड़ लगाओ, हुड़दंगबाजी करो, उससे आपको कभी सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता मिलेगी संगठन बनाने से। तो मुझे लगता है कि अब जो है 10 तारीख को बहन जी मीटिंग ले रही हैं तो ज़रूर इस बारे में बताएंगी कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, उसकी वजह से नुकसान हुआ। अब जाओ, जाकर के कैडर के आधार पर कार्यकर्ता को तैयार करके संगठन बनाओ, क्योंकि संगठन ही एक ऐसा मंच होता है कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस और बीजेपी जब 2 दिन में वोट को खरीद फरोख्त करती है, उनको प्रभाव में लेती है, लालच में लेती है, उस समय जो वोट को रोकता है वो वहाँ का क्षेत्र का लोकल कार्यकर्ता रोकता है, उसी को संगठन कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो देख लीजिए हमारे साथ अभी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और जयप्रकाश सिंह जी, उनसे हमने बातचीत की, काफ़ी चर्चाएं की, काफ़ी क्वेश्चन का आंसर हमने लेने का प्रयास किया, उन्होंने दिया भी। इस प्रकार से जिस प्रकार से अभी लगातार विधानसभा के चुनाव आए हैं, नतीजे आए हैं, तो लोग लगातार कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, लेकिन उन्होंने सच्चाई कहा कि बहन कुमारी मायावती की बात पदाधिकारी खुद नहीं मानते, को कैडर कैंप ग्राम सभा में गांव-गांव में नहीं चलाते। इसकी वजह से आज जो बहुजन समाज पार्टी की हाल हुई है, विधानसभा सीट जो बहुजन समाज पार्टी नहीं निकाल पाई है, ये सारी की सारी जो गलतियाँ हैं कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की गलती है, जिस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। चलिए मिलते हैं कुछ अगली खबरों में, अभी के लिए इतना। रविंद्र कुमार के साथ, जेके इंडिया न्यूज़।